मॉर्निंग क्लास। EMI चैप्टर हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और काफ़ी कुछ हम इसमें पढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ हम चल रहे हैं अब। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इंडक्टेंस की आज बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होंगे कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले इसको हम दो टाइप्स इसकी बात कर लें, उसकी डेप्थ में फिर बात करेंगे। तो फर्स्ट वन विल बी सेल्फ इंडक्शन एंड द सेकंड वन विल बी म्यूचुअल इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, उसकी तरफ अब हम चलें। तो देखिए, हमने बात की कि जब भी किसी कॉइल से निकलने वाले फ्लक्स में चेंज आएगा, वेन एवर फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी उसमें वेरिएशन आता है, तो वहां पर एक EMF जो होगा वहां पे इंड्यूस होगा, जिसे इंड्यूस्ड EMF बोला जाएगा। अब यहां पे हम थोड़ा सा और इसी की डेप्थ में चलें तो मैं मान लेता हूं कि ये कॉइल हमारे पास में रखी हुई है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कॉइल यहां पे रखी हुई है, इसमें करंट लेट से फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में इस तरीके से, और एक कांस्टेंट करंट यहां पे फ्लो कर रहा है। तो आई करंट इधर से एंटर करेगा, तो आई करंट यहां दूसरे टर्मिनल से बाहर भी निकल जाएगा। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, सेल्फ इंडक्शन है क्या? ये करंट अगर मान लीजिए कांस्टेंट करंट यहां पे फ्लो कर रहा है, तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इंड्यूस होगा वो प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन की बात कर रहा हूं कि बाकी क्वांटिटीज जो है वो कांस्टेंट आने वाली है। बी जो यहां पे प्रोपोर्शनल होगा आई के, क्योंकि आई अगर ज्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। करंट अगर यहां पे फ्लो कम करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पे कम होगा। लेकिन हमने जो क्वांटिटी पढ़ी हुई है इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF की जब हम बात करते हैं, इसके लिए आपने फॉर्मूला देखा है -d∅dt निकल के आया था। क्लियर है? यानी कि फ्लक्स में अगर चेंज होता है तो इंड्यूस्ड EMF वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा, EMF वहां पे इंड्यूस हो जाएगा। अब फ्लक्स चेंज कब होगा, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो अब हम चलते हैं फ्लक्स की डेफिनेशन पे। फ्लक्स की डेफिनेशन बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने देखी थी कि फ्लक्स वाज नथिंग बट B डॉट A। नाउ तीन चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, इन तीनों को अगर हम आपस में रिलेट करने में सक्सेसफुल होते हैं तो इंडक्शन क्या है, सेल्फ क्या है, म्यूचुअल क्या है, वो सभी चीजें काफी हद तक यहीं पे क्लियर हो जाएंगी। तो EMF इंड्यूस होगा जब फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स कब चेंज होगा? जब B या A दोनों में से एक चीज यहां पे चेंज हो। इसके क्रॉस सेक्शन एरिया की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल A इज कॉन्स्टेंट, A इज एरिया, यानी कि एक ही कहानी यहां खत्म होती है। अब फ्लक्स को चेंज करने के लिए आपके पास एक ही रास्ता बचा है, विच इज B, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना। और हमें पता भी है कि जब भी आपको फ्लक्स चेंज आप बोलते हैं कि किसी भी कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाट इज द फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी कि फ्लक्स चेंज होने का मतलब ही यह है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा होगा, वेरी हो रहा होगा। तो B को चेंज करने का मेरे पास एक ही तरीका होता है, और वो होता है कि मैं I को चेंज कर दूं। यानी कि अगर I यहां पर बढ़ेगा तो भी यहां पर B चेंज होगा, और जिसका रिजल्ट ये होगा कि यहां पे EMF इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि B चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहां पे EMF इंड्यूस हो जाएगा। इसी के साथ ये बात हुई I के चेंज होने की। अब थोड़ा सा और डेप्थ में हम चलते हैं कि I बढ़ भी सकता है और I घट भी सकता है। तो सबसे पहले यहां पे एक पॉइंट जो मैं लिख देता हूं वो ये, इफ I इज चेंजिंग, इसको मैं यहां से फिलहाल हटा देता हूं, म्यूचुअल इंडक्शन को, क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूं सेल्फ इंडक्शन की, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि कॉइल है जिसमें I करंट फ्लो कर रहा था। I अगर कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा
तो B यहां पर कांस्टेंट रहेगा, B अगर कांस्टेंट रहेगा तो फाई कांस्टेंट रहेगा, और फाई अगर कांस्टेंट रहेगा तो E विल बी 0, यानी कि वहां पर कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करने का जो तरीका हमने यहाँ पे देखा, जो हमने सीखा है अब तक, वो ये कि एरिया अगर कांस्टेंट है तो टू प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ, अगर आप चाहते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ वहां पे जनरेट हो तो आपको करना क्या होगा, फ्लक्स को चेंज करना होगा। फ्लक्स को चेंज करने के लिए ए चूंकि हमारे पास में कांस्टेंट है, आपको बी को वेरी कराना होगा, आपको कुछ ऐसा अरेंजमेंट वहां पर करना होगा कि बी वेरी कर जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहां पर चेंज हो जाए। और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो वहां पे करंट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराने के लिए आपको करना कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ करंट को चेंज करना होगा। ये करंट अब हमने चेंज किया। अब करंट में जो चेंज आ रहा है ये भी तो दो तरीके का हो सकता है। फर्स्ट वन इज करंट इज इंक्रीजिंग एंड सेकेंड वन इज करंट इज डिक्रीजिंग। करंट यहां पर इंक्रीज भी कर सकता है और करंट यहां पर डिक्रीज भी कर सकता है। तो करंट अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो ईएमएफ कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, करंट अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो ईएमएफ कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। यहां तक अपन आ गए हैं। तो हमने अभी तक बात कर ली है इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कब होगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज होगा, जब करंट यहां पे चेंज होगा। तो करंट के हमने चेंजिंग की बात कर रहे हैं और करंट दो तरीके से चेंज हो सकता है। फर्स्ट वन विल बी इंक्रीजिंग, करंट बढ़ भी सकता है, एंड सेकेंड वन विल बी डिक्रीजिंग, करंट यहां पे घट भी सकता है। तो अब हम चलते हैं चेंजेस यहां पे जो दो टाइप के हमने देखे हैं उनका रिजल्ट क्या आएगा, किस तरीके से वो इंड्यूस ईएमएफ वहां पे प्रोड्यूस करेंगे, किस तरीके से ईएमएफ वहां पे इंड्यूस होगा। तो मैं सबसे पहले एक कॉइल बना लेता हूं, वही वाली कॉइल है जो उधर बनी हुई है। क्लियर है? देखें, ये इसका ए टर्मिनल है, यहां पे करंट एंटर करेगा, और ये बी टर्मिनल जिससे करंट जो है बाहर निकलेगा। दिस इज ए टर्मिनल एंड दिस इज बी टर्मिनल। यहां पे करंट आई फ्लो कर रहा है और ये अब बढ़ रहा है, आई इज इंक्रीजिंग। ये फर्स्ट वाला केस मैंने यहां पे लिया है कि करंट यहां पे बढ़ेगा, यानी कि अगर आप बात करें डी बाई डी टी तो इट इज पॉजिटिव। डी बाई डी टी जो पॉजिटिव है, डी बाई डी टी पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम करंट इज इंक्रीजिंग। अब आप देखें कि करंट जब यहां पे बढ़ रहा है तो इस सोलेनोइड में, इसको कॉइल ना बोलें, आप इसको सोलेनोइड बोल दीजिए, इस सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसके एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, म्यूनोट आई जिसका हमने फॉर्मूला निकाला हुआ है, वो भी चेंज होगा, क्योंकि आई यहां पर चेंज कर रहा है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड यहां पर चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे चेंज होगा, दैट मीन्स फ्लक्स यहां पे जनरेट होने लग जाएगा, फ्लक्स चेंज होने लग जाएगा। फ्लक्स ऑलरेडी था यहां पे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से फ्लक्स यहां पर चेंज होने लग जाएगा, और फ्लक्स अगर चेंज होता है तो ईएमएफ वहां पे इंड्यूस होगा। खास बात, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कौन सा होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन निकालने के लिए हमने पढ़ा हुआ है लेंज लॉ। लेंज बोलता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरीके से होता है कि वो अपने कॉज का अपोज कर सके। अब कॉज यहां पे क्या था, कॉज यहां पर था कि करंट इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन सच अ डायरेक्शन दैट इट कैन अपोज। अपोज किस तरीके से कर सकता है देखें, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो इट मस्ट बी लाइक दिस। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए मैंने एक बैटरी यहां पे ड्रॉ की है। इसका पॉजिटिव इधर ही क्यों आया है और नेगेटिव उधर ही क्यों रखा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, उसको देखने की कोशिश करें। पॉजिटिव मैंने इधर रखा है, यानी कि करंट इस तरीके से फ्लो होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो करंट है वो इस करंट का अपोज करेगा, बिकॉज करंट वाज इंक्रीजिंग। करंट यहां पे क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के लिए करंट यहां पे इस कॉइल में बढ़ रहा था। जब आप करंट को बढ़ाएंगे तो प्रोड्यूस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो अपने कॉज का अपोज कर सके। कॉज यहां पे था सॉरी, कॉज यहां पे था कि करंट इस कॉइल में बढ़ रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है इट विल बी लाइक कि अपोज कर सके, ताकि जो उसका नेट जो इंक्रीमेंट हो रहा था वो उसका अपोज कर सके।
इसी चीज को दोबारा समझने के लिए हम डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। डायरेक्शन दैट मीन्स जो फर्स्ट हमने केस की बात की कि कॉइल में करंट चेंज कर रहा है और चेंज इस तरीके से कर रहा है कि इट इज इंक्रीजिंग। अगर ये करंट डिक्रीज कर रहा होता तो क्या होता, हम उसकी बात एक बार करें तो देखें आई करंट फ्लो कर रहा है इसमें, क्लियर है, और di/dt जो है यहाँ पे इट इज नेगेटिव लेट्स से। तो di/dt अगर नेगेटिव है दैट मींस विद रेस्पेक्ट टू टाइम करंट इज डिक्रीजिंग इन द सोलेनोइड, करंट इज डिक्रीजिंग इन द कॉइल। करंट अगर यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो वापस उससे जो फ्लक्स जनरेट हुआ होगा, फ्लक्स किस वजह से जनरेट हुआ होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो करंट कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, फ्लक्स कम होगा, phi इज इक्वल्स टू BA से। फ्लक्स कम हो रहा है मतलब कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने लग जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ वापस जो प्रोड्यूस होगा वो इस तरीके से होगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ कि अपने कॉज का अपोज कर सके। कॉज का अपोज करे, अब की बार कॉज क्या रहा था, अब की बार कॉज रहा था कि करंट में यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा था, सॉरी करंट में यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा था। इंक्रीमेंट वाला केस हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे करंट में डिक्रीमेंट हो रहा है, di/dt क्या है, नेगेटिव है। तो करंट घट रहा है और ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो अपने कॉज का अपोज करे, यानी कि घटने का अपोज करे। और घटने का अपोज करने का मतलब क्या होता है कि वो बढ़ाने की कोशिश करे। तो यहाँ पे जो बैटरी आपको बनानी है इट विल बी लाइक दिस, कि करंट जो जिस डायरेक्शन में कमी हो रही थी उसी डायरेक्शन में करंट उसकी वजह से और सप्लाई हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन आप बना सकते हैं, क्लियर है। ये करंट इज डिक्रीजिंग वाला केस। तो ये दोनों केसेस की हमने बात की, करंट घटने के लिए भी हमने देखा, करंट बढ़ने के लिए भी हमने देखा। अब कुछ यहाँ पे थोड़ा सा एक दो छोटे मोटे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो न्यूमेरिकल करते टाइम आप लोगों के काम में आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें, जो रिलेशन लिखा हुआ है वहीं से मैं बात कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप देख सकते हैं कि करंट के प्रोपोर्शनल है और फ्लक्स जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर है। क्योंकि phi इज इक्वल्स टू BA होता है तो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा। इन दोनों इक्वेशन से अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, phi विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि फ्लक्स करंट के प्रोपोर्शनल होगा। करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, करंट घटेगा तो फ्लक्स भी घटेगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं, इक्वल टू और एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये जो L आया है दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज अ constant of proportionality it is called self inductance। इसे ही सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है, एल एस सेल्फ इंडक्टेंस। इसके लिए आप यूनिट एंड डायमेंशन अगर निकालना चाहें उसे भी काफ़ी आसानी से क्या जो है कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार करके बता देता हूँ आपको, हिंट एक छोटा सा मैं दे देता हूँ, बाकी फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा। जैसा कि आपने देखा कि phi इज इक्वल्स टू LI निकल कर आया है। नाउ अब रिलेशन जो हमारे पास लिखा हुआ है इंड्यूस्ड ईएमएफ, this is minus d phi by dt, so it can be written as E induced is minus d by dt of Li, L बाहर लें, it will be di by dt, it is induced EMF in left side। तो यहाँ पर तो आपके पास में चल रहा है EMF की वैल्यू, EMF यानी कि पोटेंशियल ही होता है और पोटेंशियल को आप लिख सकते हैं वर्क बाय चार्ज। तो यहाँ पे आप इसे W बाई Q से रिप्लेस कर दें। L की डायमेंशन आपको निकालनी है, di बाई dt को आप लिख सकते हैं एम्पियर पर मीटर पर सेकंड, सॉरी, क्लियर है। तो यहाँ से आप अगर चाहें तो L की डायमेंशंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कांस्टेंट होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में वैल्यू आपको दी हुई होगी और एक कॉइल के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा किसी भी सर्किट में, तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम इस तरीके से एक सिंबल काम में लेते हैं विच इज कॉल्ड इंडक्टर। ध्यान से देखिए इसे,
ये इंडक्टर है। तो कुल मिला के अब हम जनरली 3 डिवाइसेस के बारे में बात कर चुके हैं और जिनके बारे में अक्सर हमें बात करनी भी होती है। अब आगे चलकर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी और ज़्यादा हम बढ़ाएंगे यहाँ पे, क्योंकि तीनों जो डिवाइसेस हैं उनको मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको एक बार रिवाइंड हो सकेगा। सबसे पहले हमने बात की थी रेजिस्टर्स की, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा आपने, 10th क्लास में भी इसके बारे में आप स्टडी करके आए। फिर हमने 12th क्लास में यहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पढ़ी थी उसके बाद हमने डिस्कशन किया था एक डिवाइस जो निकल कर आया था, दैट वाज कैपेसिटर। और ये तीसरा डिवाइस है जिसके बारे में हमने बात की है, इट इज इंडक्टर। क्लियर है? अब इन तीनों डिवाइसेस पे बेस्ड कॉमन कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि नेक्स्ट चैप्टर हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट जब आएगा एसी, वहां पर हम इनको सॉल्व करेंगे। फिलहाल सभी के बारे में बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, इन सभी के बारे में। ठीक है? तो ये बात हुई सेल्फ इंडक्टेंस की। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, जो आपके पास में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो आया था, जिसको आपने सेल्फ इंडक्टेंस बोला है, एल से रिप्रेजेंट किया है, वो क्या है, उसके यूनिट्स एंड डायमेंशन क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में। नाउ अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, इसका जो इंडक्टेंस के टाइप हमने स्टार्टिंग में बात की थी, म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर, और फिर इन दोनों के बारे में जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं या फिर दोनों के बीच में जो आपस के रिलेशन है कि सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में आपस में क्या रिलेशन होते हैं, उनकी बात हम करेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इट इज समथिंग अबाउट म्यूचुअल। कुछ होगा जो दो चीजों के बीच में होगा। अब वो दो चीजें क्या होंगी? मैं मान लेता हूं कि यहां पर एक सर्किट यानी कि आप एक मान लीजिए सोलेनॉइड ही रखी हुई है, यहां पे हमने जो है सोर्स से इसको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक, क्लियर? सोर्स से इसको जुड़ा हुआ है हमने, यहां पर एक कोई दूसरी सोलेनॉइड रखी है। क्लियर है? नाउ इस सोर्स की वजह से सोलेनॉइड में यहां पे करंट फ्लो करने लगेगा। आप करंट फ्लो करवा रहे हैं। इनिशियली लेट दिस करंट इज कांस्टेंट, जो आई करंट यहां पे फ्लो कर रहा है इट इज कांस्टेंट। अब ये करंट अगर कांस्टेंट है तो देखें मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी वजह से जनरेट होगा करंट फ्लो होने की वजह से, वो भी कांस्टेंट रहेगा। देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू कॉइल्स। यहां पर इन दोनों कॉइल्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड इसका कांस्टेंट है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरी वाली कॉइल से पास कर रहा होगा, इससे निकलने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आई कांस्टेंट है तो बी कांस्टेंट रहेगा, बी कांस्टेंट है तो फाई कांस्टेंट रहेगा, और फाई अगर कांस्टेंट है तो क्या होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो हम बात करते हैं वो होता ही क्या है, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये फाई इज कांस्टेंट, पहले भी हम बात कर चुके हैं इसकी। इफ फाई इज कांस्टेंट देन डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ई इंड्यूस्ड विल बी 0। कोई फ्लक्स यहाँ पे नहीं था तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना रहेगा, 0 आ जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्शन को हम समझें तो करंट को मैं कांस्टेंट ना रखकर इस करंट को मैं चेंज करा रहा हूं। अब ये करंट जो था फर्स्ट वाले सर्किट में जो चेंज हो रहा है, और जिस भी सर्किट में आप करंट को चेंज करवा रहे हैं ये कहलाता है प्राइमरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये प्रोपोर्शनल होगा प्राइमरी सर्किट में करंट के। फ्लक्स जो होगा सेकेंडरी से पास करने वाला, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड इन द प्राइमरी सर्किट।
और इन दोनों इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी सर्किट से जो फ्लक्स पास करेगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी सर्किट। ये दो इक्वेशन से ये तीसरी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। अब होगा क्या, देखें इन इक्वेशंस पे दोबारा डिस्कशन करते हैं किस तरीके से आई है। इस करंट को मैं चेंज करा रहा हूँ, बढ़ा भी सकते हैं आप इसे और घटा भी सकते हैं। जब इस करंट को आप चेंज करवाएंगे, जब इस करंट की वैल्यू में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वेरी करेगी, तो होगा क्या कि करंट चेंज होने की वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हुआ है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। करंट के चेंज होने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होने लग जाएगा, चेंज होने लग जाएगा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा दैट मीन्स फ्लक्स भी वहां पे चेंज करेगा। फ्लक्स कौन सा वाला, द फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू दिस कॉइल, सेकेंडरी कॉइल इसे बोला जाएगा, जो कि पास में रखी हुई होगी, जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, जिसमें होने वाले ईएमएफ इंड्यूस की आप स्टडी कर रहे हैं, इट विल बी नोन एज सेकेंडरी सर्किट। क्लियर है? तो यहां पे करंट की वैल्यू को आप चेंज कर रहे हैं, करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी में चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी में चेंज हो रहा है तो फ्लक्स इन द सेकेंडरी सर्किट विल बी चेंज, और फ्लक्स अगर सेकेंडरी सर्किट में चेंज होगा तो यहां पर इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ, जिसे ही कहा जाएगा इंड्यूस ईएमएफ, बिकॉज नाउ flux is changing, so EMF will be induced in the secondary circuit. क्लियर है? तो ये जो पूरी प्रोसेस की अब हमने बात की है, इसे ही हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्यों कहा, इसके बारे में एक बार फिर से बात करें। क्योंकि जिस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उस इंड्यूस ईएमएफ के इंड्यूस होने का या उस ईएमएफ के प्रोड्यूस होने का रीजन यहां पे क्या था कि उसके नियर बाय प्लेस्ड किसी दूसरी कॉइल में आप करंट को चेंज कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस हमने देखा था कि किसी कॉइल में या किसी सोलेनॉइड में करंट अगर आप चेंज करते हैं तो उसमें खुद में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है उस चेंज होने वाले करंट की वजह से, जिसे कहा जाएगा सेल्फ इंडक्शन। क्योंकि खुद में करंट चेंज हो रहा है, खुद के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, खुद का फ्लक्स वहां पे चेंज कर रहा है, तो खुद में जो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा उसे कहा जाएगा सेल्फ इंडक्शन। यहां पे क्या हो रहा है कि एक सर्किट का इफेक्ट दूसरे सर्किट पे आ रहा है, यानी कि यहां पर करंट आप चेंज कर रहे हैं, यहां का मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, फ्लक्स चेंज कर रहा है, इसका फ्लक्स चेंज होगा तो इसके नियर बाय किसी सर्किट में से भी फ्लक्स चेंज होगा, और इस फ्लक्स में चेंज होने की वजह से यहां पर जो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा उसे हमने बोला है यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा उसकी एक बार बात कर लेते हैं। इक्वेशंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दी हैं जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ जो होगा सेकेंडरी में, इट विल बी नेगेटिव ऑफ डी फाई एस बाई डी टी। ठीक है, तो यहां से फाई एस को क्या लिख सकते हैं हम, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक लगा दें, यहाँ पे एम यहाँ पे लगेगा आई पी, तो हम इसे लिख सकते हैं फाई एस की जगह रिप्लेस कर रहा हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। माइनस डी बाई डी टी ऑफ एम आई पी। क्लियर? सो E induced can be written as minus M dip by dt. Here M is a proportionality constant. Called mutual inductance.
क्लियर है? तो ये हमने बात की सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। अब इनके बारे में कुछ और ख़ास बातें हम देख लें। आपस में इनके कुछ रिलेशंस हैं जो कि अक्सर पूछे जा सकते हैं और न्यूमेरिकल्स में स्पेशली बहुत काम में आएंगे। तो एक बार हल्का सा रिवाइंड करें इन केस ऑफ जो अब तक हमने डिस्कस किया, सेल्फ इंडक्टेंस, ये इंड्यूस होने देखा इट वॉज माइनस एल डी आई बाई डी टी था ये सेल्फ इंडक्टेंस के केस में। देन इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, it was minus m di by dt। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये थी कि जिस कॉइल में आप इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हैं, करंट वहाँ पे फ्लो नहीं हुआ, करंट उसका वाला नहीं लेना है। नियर बाय सर्किट में जो करंट है, जिसको प्राइमरी सर्किट हमने बोला है, उसमें फ्लो होने वाले करंट की हमें यहाँ पे बात करनी है। नेक्स्ट हम देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ two coils having self inductance L1 and L2 respectively। दो कॉइल्स यहां पर आपको दी गई है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 और L2 दिया हुआ है। तो लेट्स से ये दो कॉइल्स ऐसे लेने बनाता हूं मैं, और ये कोई दूसरी कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस आपको L2 के बराबर दिया गया है। इन्हें आप लेट्स से कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है? अब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा इनका, ये किस तरीके से दिया जाएगा, इन्हें हम किस तरीके से जो है रिलेट कर सकते हैं। तो इसका रिलेशन हमेशा दिया जाता है k अंडर रूट L1 L2 से। नोट करें इस रिलेशन को, दिस इज k अंडर रूट L1 L2। अब k यहां पर क्या है, तो k एक फिर से कांस्टेंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। k इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होगा क्या, किसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, किसकी वैल्यू मिनिमम यहां पे होगी। इफ कॉइल्स आर टाइटली बाउंड, इसको थोड़ा सा देखें, k will be 1, it is the maximum value of k, and if coils are loosely bound, then k will be less than 1। वैल्यू डिपेंड करेगी सिचुएशन किस तरीके से हमें दी गई है। अलग अलग कुछ केसेस में यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। तो अगर जैसे मान लीजिए कॉइल्स आर टाइटली बाउंड है, कॉइल्स को टाइटली एक दूसरे के ऊपर बाउंड किया गया है, k की वैल्यू 1 है, यानी कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M डिनोट किया जाएगा, इट विल बी M इज इक्वल्स टू अंडर रूट L1 L2। क्लियर है? तो ये होगा M स्क्वायर इज इक्वल टू L1 L2। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस। इससे ज्यादा नहीं हो सकती, हाँ कम इससे हो सकती है। अब कम यहाँ पे किन किन केसेस में हो सकती है उसे हम एक बार देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो कुछ डायग्राम्स हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। फर्स्ट केस, ये मान लेते हैं कॉइल है, कॉइल 1, और दूसरी कॉइल को यहां पे इस तरीके से बाउंड किया गया। इसको देखें एक बार, दिस इज कॉइल 2। इसके लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है इसे मैं K1 बोल देता हूं। क्लियर है? कंपैरिजन अभी आगे चल के होगा जब आप देखेंगे, जब 2 या 3 डायग्राम्स मैं आपके लिए यहां पे बना रहा हूं,
उन्हें आप देखें, खुद से हम बता देंगे कहाँ पे टाइटली बाउंड है, कहाँ पे के की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और कहाँ पर के की वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखें एक सेकंड केस जो हम ले रहे हैं, इट इज़ लाइक कि एक कॉइल मान लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से रखी हुई है और दूसरी कॉइल यहाँ पर इसके पास इस तरीके से रखी हुई है। दिस इज कॉइल 1 एंड दिस इज कॉइल 2। यहां पे जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है इसे मैं K2 बोल देता हूं। क्लियर? एक तीसरा केस और हम यहां पे लें कि मान लीजिए एक कॉइल इस तरीके से है और दूसरी कॉइल इस तरीके से रखी हुई है। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग को हम K3 बोल देते हैं। तो आप देखें K1 जो होगा ये मैक्सिमम होगा क्योंकि यहां पे कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा टाइटली बाउंड की गई है कॉइल्स को। K1 विल हैव मैक्सिमम वैल्यू इन द गिवन 3 पॉसिबल केसेस। K2 K1 से कम होगा लेकिन K3 से बड़ा होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग सबसे कम यहां पर होगा थर्ड वाले केस में, सेकंड वाले में मॉडरेट होगा यानी इससे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा, लेकिन मैक्सिमम जो कपलिंग कोएफिशिएंट निकल कर आएगा वो फर्स्ट केस के लिए होगा क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपैरेटिवली टाइटली इन्हें बाउंड किया गया है। क्लियर है ना? इसके बाद में हम बात करें सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं कुछ फ्रिक्वेंटली यूज्ड केसेस में जहाँ पे बार बार पूछा जाता है हमसे। Value of self inductance in some frequently used cases। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉइल having radius r and number of turns and एक कॉइल है जिसकी रेडियस कैपिटल R के बराबर दी गई है और नंबर ऑफ टर्न्स वहाँ पे n है। तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूँ कि फाई इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना होता है BA होता है। ये चीज क्लियर है सभी को? फाई इज इक्वल्स टू होता है BA और फाई इज इक्वल्स टू जो दूसरा एक हमने रिलेशन निकाला था इट विल बी LI क्योंकि E जो हमने निकाला है E इंड्यूस की जो हम अब तक बात करते आए हैं इसको आपने d फाई बाई dt लिखा है और फाई को आपने LI से रिप्रेजेंट किया था। तो फाई को जब आपने LI लिखा था ये रिलेशन निकल के आया था E इंड्यूस्ड विल बी L di बाई dt। तो ये तो हम याद कर चुके हैं, वहां पे M di बाई dt आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन के केस में। तो फाई इज इक्वल्स टू कितना है एक और इक्वेशन LI। तो इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करके और हम यहाँ पे जो है L यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस को निकालने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक कॉइल में अगर I करंट फ्लो कर रहा है, लेट करंट I इज फ्लोइंग इन द गिवन कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड आप किस तरीके से लिख सकते हैं? इट विल म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। R इसकी रेडियस है। एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 2 पाई के बराबर और रेडियस इसके लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो लेट से किसके बराबर है? N के बराबर यहाँ पे नंबर ऑफ
टर्न्स दिए गए हैं। तो फ्लक्स की वैल्यू को कितना हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखें फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू बी ए। फ्लक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी यहाँ पे, बी ए के बराबर। ए अब यहाँ पे हमें लिखना है एरिया, तो एरिया लिखने के लिए देखें हम क्या कर सकते हैं, विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन हमें दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे हर पर्टिकुलर कॉइल के एरिया को एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक कॉइल का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर है तो एन टर्न से वहाँ पे टोटल एरिया कितना आ जाएगा, एन पाई आर स्क्वायर। इस एन की वैल्यू को ऊपर रख दें तो बी विल बी इक्वल्स टू, दिस इज एन की जगह एन रहेगा, ये 2 पाई है, ये फ्लक्स की वैल्यू है, यहाँ पर बी ना होकर ये फ्लक्स है, दिस इज फ्लक्स। क्लियर है? तो ये बी की वैल्यू हमने पुट की है, ए की जगह पे एरिया की वैल्यू रखते हैं, पाई आर स्क्वायर एन। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर एंड इट विल बी 2 पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर। क्लियर है? 2 पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। आप चाहें तो एक आर को एक आर से यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं, तो आर को आर से कैंसिल कर दीजिए। अरेंजमेंट इसका किस तरीके से मैं कर सकता हूँ इस गिवन टर्म का, देखिए फाई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 2 पाई एन स्क्वायर आर डिवाइड बाय 4 पाई और यहाँ बचेगा आई। बहुत ही काम का रिलेशन है, इसे देखें एक बार। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, देखें फाई इज इक्वल्स टू कितना होता है, एल आई। इस इक्वेशन को हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं यहाँ से। तो आई का जो भी मल्टीपल है वो क्या होगा, एल होगा। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर अगर हम करें तो आप देखेंगे कि L विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लीकेशन में 2 पाई एन स्क्वायर, आर यहाँ पर है, पाई से पाई कैंसिल कर दें तो यहाँ पे बचेगा 1/2 म्यू नॉट आर एन स्क्वायर। ठीक है? तो इस तरीके से रिलेशन यहां पे निकल के आ जाएगा। नाउ इसके बाद में नेक्स्ट हम निकालेंगे म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू एक सोलेनोइड के लिए। तो यहाँ कॉइल के लिए हम निकाल चुके हैं, अब सोलेनोइड की बात करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनोइड। सोलेनोइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आता है निकल कर, ये हमारे पास निकल कर आता है म्यू नॉट एन आई। यहां म्यू नॉट जो इट इज सॉरी म्यू नॉट नहीं, यहाँ पे जो एन है, एन की हम बात करेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर? नाउ एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है
एंड टोटल लेंथ L है, तो n की वैल्यू n/L होगी। इसे आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखें तो b जो है यहाँ पे निकल कर आ जाएगा μ0 Ni/L। ठीक है, ये रिलेशन ये काम में आएगा, आगे चलकर काम में आएगा। फिलहाल हम जो सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी तरफ हम चलते हैं। तो फाई आपके पास होता है B इंटू S। B यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा और S यहाँ पर एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सॉलिनॉइड। फाई की वैल्यू रखते हैं, क्लियर है यहाँ पे। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया की जो वैल्यू रखी है आपने, इसको आपको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर यहाँ पे n है तो फाई विल बी μ0 n² I/L। ये यहाँ पे हमारे पास निकल कर आएगा। देन कंपेयर इसको कर दीजिए फाई इज इक्वल्स टू Li से, बिकॉज वी नो दैट फाई इज इक्वल्स टू होता है Li। सो L विल बी इक्वल्स टू, कंपेयर इन्हें कर दें, इट विल बी μ0 n²/L। क्लियर है। तो L की जो वैल्यू निकल कर आएगी इट विल बी μ0 n²/L और S यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज द एरिया। ठीक है, तो फाई इज इक्वल्स टू Li होता है। फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने B की वैल्यू उठा के रखी है और N यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था N से, तो S इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। तो इस तरीके से आप सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए सोलेनॉइड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे L और L में हो सकता है कि कंफ्यूजन हो हमें, तो आप एक काम कीजिएगा, इसे स्मॉल l लिख दीजिएगा विच इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, क्योंकि आगे चल के हम जो सेल्फ इंडक्टेंस काम में लेने वाले हैं उसको L से ही रिप्रेजेंट करना है, उसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन L से ही होता है। ठीक है, तो आप इस वाले L को स्मॉल l कर दीजिएगा। तो स्मॉल l जो यहाँ पर है उसे नोट में लिख देता हूं, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, और कैपिटल L जो है इट इज सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है। नाउ हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल। ये किस तरीके से हम निकाल सकते हैं कॉइल, जिसे कि हमने इंडक्टर भी बोला है। इंडक्टर भी से लिखते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो एक करंट को जब मैं फ्लो करवा रहा हूं तो इंडक्टर की एक बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि वो अपने अंदर करंट के चेंज होने का जो है अपोज करता है। करंट फ्लो का अपोज नहीं करेगा, करंट के चेंज होने का अपोज करेगा, क्योंकि जो हमने निकाला है वहां पे जो E निकल के आया था दैट वाज L di/dt, यानी कि जो di/dt है वहां पे उस चेंज का वो अपोज करेगा। और जब चेंज का अपोज करेगा तो आपको जब थोड़ा सा करंट वहां पे फ्लो करवाना होगा, तो अगर मान लीजिए पावर को हम P से रिप्रेजेंट करें दैट मीन्स dW इज बी इक्वल्स टू P dt, रिलेशन निकल कर आ जाएगा। यहां पर हम देख सकते हैं कि P का जो रिलेशन है पावर, इट इज नथिंग बट द VI, जो P इज इक्वल्स टू की VI आपने पढ़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे EI लिखे देता हूँ। E यहाँ पर क्या है, इंड्यूस्ड EMF, तो EI dt यहाँ पर हो जाएगा dW की वैल्यू। अब हम एक जो रिलेशन अभी भी पढ़ के आए, इट वाज इंड्यूस्ड EMF वाज L di/dt, तो यहाँ से L di कैन बी रिटन एज E dt, इट इज इक्वेशन 1 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 dW will be equals to E dt की जगह रिप्लेस कर दीजिए L di से,
मल्टीप्लाई बाय आई। तो dW हमने निकाल लिया है। यहां से अगर आपको टोटल एनर्जी स्टोर निकालनी है, it will be integration of dW, so it can be written as Li di। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर ले लें, I square by 2, so total energy stored will be Li square, half Li square। क्लियर है? दिस विल बी द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। नोट करेंगे इसे।